हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए शुरू करते हैं खेला जो मैंने आपको कहा था, सेकंड ऑर्डर जीमेन। मैंने उस दिन आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया था, जिसमें आपको थोड़ी सी समस्याएं जरूर रही होंगी। आज मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं और उसके बाद आपका मैग्नेटिज्म वाला मामला समाप्त। मैग्नेटिज्म आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड ऑर्डर जीमेन इफेक्ट और सीख लेते हैं दोस्तों। आप बिल्कुल दिल थाम के चीजों को सीखिए, बहुत आसान सी चीजें बस आपके दिमाग में आनी चाहिए। सेकंड ऑर्डर जीमेन इफेक्ट मैंने इसका जिक्र किया था उस पहली वाली वीडियो में। दूसरी वाली वीडियो में मैंने जिक्र नहीं किया, करना चाहिए था। कहां पर? यहां पर D6 लो स्पिन के केस में, लेकिन ये पूरा विस्तृत चर्चा का विषय है, इसलिए मैंने वहां पर तो केवल 3D मेटल आयन सीरीज की जो ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू है और जो स्पिन ओनली से आती है, इसके बारे में जिक्र किया था। और वहां पर मैंने स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कंट्रीब्यूशंस के बारे में जिक्र किया था। इतनी ही बात की थी, उसकी हमने पूरी सीक्वेंस देखी थी, पूरी सीरीज देखी थी। कब ऑब्जर्व्ड कम होते हैं स्पिन ओनली से, कब बराबर हो जाते हैं और कब ऑब्जर्व्ड ज्यादा हो जाते हैं स्पिन ओनली से, हमने सब देखा 3D मेटल आयंस के लिए। वहां पर एक केस, ये दिलचस्प केस आया था, जहां पर मैंने सिंपल आपको कह दिया था उस वाली वीडियो में, सिंपल आपको कह दिया था कि यहां पर सेकंड ऑर्डर जीमेन लगता है, सेकंड ऑर्डर जीमेन। और ये सेकंड ऑर्डर जीमेन क्या करेगा, चलिए आज मैं इसी के बारे में चर्चा करूंगा। कुछ नहीं है, जीमेन सेकंड ऑर्डर जीमेन इफेक्ट आप जानते हैं क्या होता है। सिंपल होता क्या है, कुछ नहीं होता। मान लीजिए आपके पास दो स्टेट्स हैं, ये दो स्टेट्स आपके पास हैं और यहां पर ये वाली जो ग्राउंड स्टेट है, देखिए कमाल की बात बता रहा हूं आपको, जबरदस्त बात बता रहा हूं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यहां पर D6 लो स्पिन का जो केस है ना, इसमें स्पिन ऑर्बिट कपलिंग नहीं हो सकती। यहां स्पिन ऑर्बिट कपलिंग नहीं हो सकती इस केस में। एकमात्र ऐसा केस है जहां पर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग नहीं हो सकती। इसकी वजह से, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशंस मैग्नेटिज्म में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के लिए जो सबसे पहली शर्त है वो ये है कि यहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए सिस्टम में। सिस्टम अनपेयर इलेक्ट्रॉन रखे, लेकिन अगर आप D6 लो स्पिन को देखेंगे ना दोस्तों, तो D6 लो स्पिन में तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं भाई। D6 लो स्पिन की अगर अपन चर्चा करें, ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं, केवल ऑक्टाहेड्रल की ही मैं चर्चा कर रहा हूं, तो D6 लो स्पिन की अगर अपन बात करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, T2G6 इस तरह से। और ये पैरामैग्नेटिक है ही नहीं, इसमें तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। और स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की पहली शर्त है अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना। तो फिर ऐसे में यहां पर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कंट्रीब्यूशन से मैग्नेटिज्म में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कंट्रीब्यूशन होंगे ही नहीं, ये होगा ही नहीं। तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? आप पूछेंगे सर तो नहीं होगा, तो बहुत अच्छा है ना भाई, ये तो D6 लो स्पिन है, तो फिर ये डायमैग्नेटिक हो, क्या दिक्कत है? अगर ये D6 लो स्पिन है ही, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड ही हैं, तो फिर ये डायमैग्नेटिक रहे, क्या दिक्कत है? लेकिन दोस्तों ये डायमैग्नेटिक होता नहीं है। कमाल का विषय ही तो यही है कि ये डायमैग्नेटिक होता नहीं है। दरअसल होता क्या है, होता ये, देखिए मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं। आयरन का साइनाइड 4 नेगेटिव और कोबाल्ट का अमोनिया 3 पॉजिटिव। दोनों क्या है? दोनों ही D6 लो स्पिन है। D6 लो स्पिन के केस है दोनों। कमाल की बात क्या है? कमाल की बात यह है कि यहां से आपको लग रहा है कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है और ये डायमैग्नेटिक होना चाहिए। अगर आप इसकी स्पिन ओनली देखेंगे, स्पिन ओनली से अगर आप इसे निकालेंगे, तो जाहिर सी बात है, अगर दोनों का अगर मैं खेल देखूं, तो यहां पर अगर L वैल्यू देखूं, तो L वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि इसका अगर ग्राउंड स्टेट टर्म अगर आप देखेंगे, दोनों के ग्राउंड स्टेट टर्म देखेंगे, तो वो A नेचर का है और A के लिए L की वैल्यू 0 होती है। और ऐसे ही अगर आप S की वैल्यू भी देखेंगे तो वो भी 0 होगी, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। तो फिर ऐसे में अगर आप इसका स्पिन ओनली से निकालेंगे, तो फिर भैया क्या होगा, ये तो 0 आना चाहिए। एक्सपेक्टेड तो 0 ही है, लेकिन ऑब्जर्व्ड 0 नहीं है। दरअसल असली खेल ही यही है। ऑब्जर्व्ड जो है ना, वो इसका 0.35 है, इसका साइनाइड वाले का, और नीचे कोबाल्ट वाले का 0.45 है। अब ये कहां से आ गया, ये स्मॉल रेजिडुअल पैरामैग्नेटिज्म कहां से आ गया? दरअसल यही आता है, ये स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से तो आ नहीं सकता,
क्योंकि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के लिए तो पहली ही शर्त जो होगी वो होगी ग्राउंड स्टेट पैरा होनी चाहिए, पैरा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ ग्राउंड स्टेट तो पैरा है नहीं, यहाँ तो डाई है, तो फिर पहली शर्त फेल हो गई। तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से तो ये नहीं आया, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कंट्रीब्यूशन से तो ये नहीं आया, ये पैरामैग्नेटिज्म तो कहां से आया? ये आया दरअसल सेकंड ऑर्डर जीमैन इफेक्ट से, सेकंड ऑर्डर जीमैन इफेक्ट से आया है ये। इट कम्स फ्रॉम सेकंड ऑर्डर जीमैन, सेकंड ऑर्डर जीमैन से आया है। ओ अब आप कहोगे कि सर ये वाला केस आपने उस दिन नहीं बताया था। उस दिन इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि वहां पर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की बात हो रही थी और इसमें स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होती ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने सबसे पहले वाले लेक्चर में जिक्र किया था। चलिए आज इसको और डिटेल में जिक्र करते हैं क्योंकि वहां तो बहुत कुछ बातें समझानी थी, लेकिन यहाँ पर आप पूरा जिक्र करते हैं इसका। देखिए होता क्या है, जब मैं आपसे बात कर रहा था स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की, तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग में दो कंडीशंस थी। पहला ग्राउंड स्टेट पैरा हो, पैरामैग्नेटिक हो, पक्का हो, अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, और दूसरा ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम हो। यही दोनों कंडीशंस थी, ये दोनों कंडीशंस थी स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होने की। तो पहली कंडीशन फेल हो गई तो फिर मामला बनेगा नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं सेकंड ऑर्डर जीमैन इफेक्ट की, तो सेकंड ऑर्डर जीमैन इफेक्ट वहां पर भी लग जाता है जहां पर ग्राउंड स्टेट पैरा हो सकती है या फिर डाई भी हो सकती है। जहां पर ग्राउंड स्टेट डाई भी है, डाईमैग्नेटिक भी है, तो वहां पर भी सेकंड ऑर्डर जीमैन इफेक्ट लग सकता है। सेकंड ऑर्डर जीमैन इफेक्ट कमाल का है, इसको कोई लेना देना नहीं है कि ग्राउंड स्टेट कैसी है, पैरा है तो भी लगेगा और अगर डाई है तो भी लगेगा। ये डाईमैग्नेटिक ग्राउंड स्टेट में भी लग सकता है, यही इसकी खासियत है। सिंपल होता क्या है, कुछ नहीं होता। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप रखते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को, जैसे आप किसी भी मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये उठकर इस एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है जो कि कैपेबल है। दिस एक्साइटेड स्टेट इट इज कैपेबल ऑफ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, कैपेबल ऑफ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। कुछ नहीं करना, सिंपल इस इलेक्ट्रॉन को आप पुश कर रहे हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को पुश करके यहां भेज रही है, इस इलेक्ट्रॉन को पुश करके इस स्टेट में भेज दिया। ये वाली स्टेट क्या है, ये वाली स्टेट डायमैग्नेटिक भी हो सकती है, पैरामैग्नेटिक भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टेट ए भी हो सकती है, ए नेचर की भी हो सकती है, ई नेचर की भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, कतई कोई समस्या नहीं है। ये स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट ए नेचर की भी हो सकती है, ई नेचर की भी हो सकती है, जो कि क्या बता रही है, ये डाई भी हो सकता है, डायमैग्नेटिक स्टेट भी हो सकती है, पैरामैग्नेटिक स्टेट भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो एक्साइटेड स्टेट है जिसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में ये इलेक्ट्रॉन पुश हुआ है, गया है, ये जरूर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन करने के लिए कैपेबल होनी चाहिए। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कौन सी स्टेट कर पाती है, जो टी नेचर की होती है, तो ये जरूर टी का हो, ये जरूर टी हो, बस यही आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं कंडीशंस का जिक्र करता हूं। अब मैं एक एक बात आपके सामने खुले तौर पर रखता हूं, आपको सब कुछ पानी की तरह समझ में आएगा। आप एक एक बात मेरे दिल थाम के सुनिए दोस्तों, एक एक बात। आपको क्या समझ में आया अभी तक हमें ये समझ में आया, सर आपने कहा जो d6 लो स्पिन होते हैं ना, उनमें स्पिन ऑर्बिट कपलिंग नहीं हो सकती क्योंकि d6 लो स्पिन डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं और डायमैग्नेटिक स्टेट जहां कहीं भी होगी वहां पर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग नहीं होती। उसके लिए तो पैरामैग्नेटिक स्टेट होनी चाहिए, ग्राउंड स्टेट। समझ में आया? लेकिन फिर वहां पर रेसिडुअल पैरामैग्नेटिज्म है, तो उसकी वजह है सेकंड ऑर्डर जीमैन इफेक्ट। ये मैंने आपके सामने अभी तक बोला है, अभी तक रखा है। सेकंड ऑर्डर जीमैन इफेक्ट की कंडीशंस क्या है वो अपन जिक्र करते हैं और उसी से फिर अपन और सीखेंगे d6 लो स्पिन को। आप दिल थाम के सुनिए बस, क्योंकि आपके लिए नया है, आपको दिक्कतें हो रही होंगी, कोई बात नहीं, वो दिक्कतें इस लेक्चर के बाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। आप बिल्कुल दिल थाम के बैठिए दोस्तों, सुनते रहिए मेरी एक एक बात को। बहुत पते की बात बोल रहा हूं मैं, बहुत पते की बात। कंडीशंस, आज अपन कंडीशंस की बात करेंगे। तो मैंने बोला, अभी मैंने जिक्र किया कि यहां पर क्या हो सकता है कि यहां पर ग्राउंड स्टेट दोनों तरह की हो सकती है, पैरा भी हो सकती है और डाई भी हो सकती है। ये दोनों जगह आपको देखने को मिलेगा, पैरामैग्नेटिक स्टेट्स में भी ये देखने को मिलेगा। जिन सिस्टम्स की ग्राउंड स्टेट पैरामैग्नेटिक नेचर की है वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब जिनमें ग्राउंड स्टेट में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वहां पर भी आपको ये देखने को मिलेगा, और वहां पर भी देखने को मिलेगा जहां पर ग्राउंड स्टेट में सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं सिस्टम में। आई आपको ये बात समझ में? तो पहला, ये कहीं भी लग सकता है, दोनों जगह लग सकता है। दूसरा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की सेम होनी चाहिए। यही कंडीशन स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की भी थी, यही कंडीशन थी। ये स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कंडीशन भी है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कंडीशन भी है, ये उसकी भी यही कंडीशन है कि आपकी ग्राउंड स्टेट की और एक्साइटेड स्टेट की जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वो दोनों की
स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम होनी चाहिए। ये स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की भी कंडीशन थी, इसकी भी यही कंडीशन है कि जिन स्टेट्स के बीच में ये कपलिंग हो रही है, अरे जिस स्टेट में, इस स्टेट से उठ के इस स्टेट में जा रहा है, इस स्टेट से इलेक्ट्रॉन पुश हुआ, यहां पर गया, यहां से निकल के यहां पे गया, लेकिन दोनों ही स्टेट की स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम होनी चाहिए। मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो सेम होना चाहिए दोनों में। आया आपको समझ में? आपको समझ में आ गया? दोनों ये बात भी समझ में आ गई। तीसरी बात बहुत दिलचस्प है, एक्साइटेड स्टेट जो है ना, उसमें स्पिन डीजनरेसी भी होनी चाहिए और ऑर्बिटल डीजनरेसी भी होनी चाहिए। अरे यार अब ये क्या खेल है, मतलब एक्साइटेड स्टेट ये दोनों चीज रखेगा, एक्साइटेड स्टेट में ये चीज जरूर होनी चाहिए, एक्साइटेड स्टेट स्पिन डीजनरेट भी होनी चाहिए और ऑर्बिटली डीजनरेट भी होनी चाहिए। अरे अब ये क्या वाला है, इसको सीखते हैं। दरअसल स्पिन डीजनरेट, डीजनरेट का मतलब क्या होता है? डीजनरेट का मतलब है DEGENERATE। डीजनरेट का क्या मतलब है? डीजनरेट का मतलब है सेम एनर्जी की या सेम एनर्जी की एक से ज्यादा स्टेट, मोर देन वन स्टेट, सेम एनर्जी की मोर देन वन स्टेट, एक से ज्यादा स्टेट सेम एनर्जी की, एक से ज्यादा स्टेट है सेम एनर्जी की। इसको कैसे समझें? इसको आप ऐसे समझिए, मैं आपको 3 केस लेके बताता हूं, S1 E2 S1 E1 और एक केस और है, आप इसे ऐसे समझिए P2। इस तरह से दोस्तों, तो ये क्या है? ये s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल। तो s ऑर्बिटल क्या होता है? s ऑर्बिटल की ऑर्बिटल डीजनरेसी, मतलब s सबशेल में कितने ऑर्बिटल है? एक ही ऑर्बिटल है सर, क्योंकि इसका l वैल्यू 0 है, एक ही ऑर्बिटल है। तो वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी रख सकता है, वो इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी रख सकता है। दोनों की एनर्जी क्या है? दोनों स्पिन स्टेट्स की एनर्जी सेम है। दोनों स्पिन स्टेट्स की, भाई s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐसे भी दे सकता है, s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन वो ऊपर की तरफ भी पॉइंट कर सकता है, वो नीचे की तरफ भी पॉइंट कर सकता है, तो अल्फा स्टेट स्पिन स्टेट में दे सकता है, बीटा स्पिन स्टेट में दे सकता है, और दोनों की एनर्जी बराबर है। तो फिर ये वाली जो स्टेट है, ये क्या है? ये स्पिन डीजनरेट है। मतलब कैसे भी आप स्पिन को रखिए, एनर्जी सेम होगी। आया आपको समझ में? चलिए इसकी बात करते हैं। मान लीजिए ये है, ये खेल है ये। तो यहां पर क्या है? यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, और आप अगर बनाना चाहें तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को यहां ना रखकर इस ऑर्बिटल में रख दूं, ऐसे रख दूं, बिल्कुल आसानी से रख सकता हूं, क्योंकि दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर है। तो इस स्टेट में ऐसे भी रख सकता हूं, इस ऑर्बिटल में रखूं या इस ऑर्बिटल में रखूं, किसी ऑर्बिटल में रखूं, दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर है। तो यहां पर क्या हो गया? एक ही एनर्जी के, एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक ही एनर्जी के, सेम एनर्जी के एक से ज्यादा ऑर्बिटल है, एक से ज्यादा स्टेट है, तो वो इसमें भी रह सकता है, इसमें भी रह सकता है। तो यहां पर क्या होगा? ये आ गई ऑर्बिटल डीजनरेसी। और गजब की बात, एक और गजब की बात, क्या आप इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी रख सकते हैं? क्या आप इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी रख सकते हैं? ऐसे भी रख सकते हैं? हाँ रख सकता हूं, ऐसे भी 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 रख सकता हूं। मतलब ऊपर की तरफ अल्फा स्पिन में भी रख सकता हूं, उतनी आसानी से बीटा स्पिन में भी रख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही स्टेट उतनी ही इजीली एक्सेसिबल हैं और बराबर एनर्जी की हैं। तो फिर इसमें क्या हुआ? ये क्या बताता है? ये बताता है कि दोनों ऑर्बिटल को ऑक्युपाई कर सकता है इलेक्ट्रॉन, और दोनों में उसकी एनर्जी बराबर है। तो ये बताता है ऑर्बिटल डीजनरेसी। और दूसरा क्या है? दूसरा अल्फा स्पिन में है तो भी उसकी एनर्जी उतनी ही है, और अगर बीटा स्पिन में चला रहा है, इधर चला रहा है बीटा स्पिन में, तो भी उसकी एनर्जी उतनी ही है। तो यहां पर क्या होगा? या स्पिन डीजनरेट भी है, ये स्पिन डीजनरेट स्टेट भी है। आया आपको समझ में? और अगर वहां जिक्र करें दोस्तों, तो वहां पर क्या होगा? तो वहां पर होगा ये, मान लीजिए ये। तो आप एक और स्टेट बना सकते हैं, आप एक स्टेट और बना सकते हैं। कैसी? सर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला, इसको उधर भेज दूंगा, उधर आप भेज दे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है ऑर्बिटल डीजनरेसी, कि एक इलेक्ट्रॉन के पास सेम एनर्जी के एक से ज्यादा घर हैं, एक से ज्यादा ऑर्बिटल हैं।
लेकिन दोस्तों अगर ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है ऑर्बिटल डिजनरेसी। लेकिन अगर मैं ये कर दूं, ये कर दूं, ये कर दूं, ये कर दूं, तो फिर ऐसे में मुझे बताइए क्या ये दोनों स्टेट सेम एनर्जी की हैं क्या? नहीं, ना 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 सर, नहीं। यहां पर अगर आप स्पिन वैल्यू इसकी देखेंगे, इसकी टोटल एस वैल्यू देखेंगे तो 1 है और इसकी टोटल एस वैल्यू देखेंगे तो 0 है। दोनों की एनर्जी अलग अलग है। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी से टर्म की एनर्जी निकालते हैं ना तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी अलग अलग है। और पॉली एक्सक्लूजन कहता है, हंट्स मैक्सिमम कहता है कि मैक्सिमम स्पिन होनी चाहिए। जिस स्टेट की मैक्सिमम स्पिन वो लो एनर्जी, तो ये लो एनर्जी है, ये हाई एनर्जी है। तो फिर क्या ये इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से अपने स्पिन को बदल सकता है क्या? नहीं बदल सकता, क्योंकि अगर स्पिन को बदलेगा तो फिर स्टेट डीजनरेट नहीं रहेगी, स्टेट सेम एनर्जी की नहीं रहेगी। तो यहां पर स्पिन डीजनरेसी इस स्टेट की, ये जो दोनों स्टेट हैं ये स्पिन डीजनरेट नहीं है, दीज आर नॉट स्पिन डीजनरेट। ना 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 ना, ये स्पिन डीजनरेट नहीं है, ये भी स्पिन डीजनरेट नहीं है। आया आपको समझ में? आपको मेरी बातें समझ में आई? तो मैंने एक्सप्लेन किया कि जो एक्साइटेड स्टेट है वो ऑर्बिटली भी डीजनरेट होनी चाहिए और स्पिन भी डीजनरेट होनी चाहिए। ये डिमांड है, किसकी डिमांड है? सेकंड ऑर्डर जीमन की। आया आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? एक्साइटेड स्टेट में दोनों चीज होनी चाहिए, स्पिन डीजनरेसी भी होनी चाहिए और ऑर्बिटल डीजनरेसी भी होनी चाहिए। और ये दोनों क्या होती है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलते हैं भैया आगे। ये जो इफेक्ट है ये केवल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ही दिखता है, केवल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ही ये दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा, बिल्कुल सत्य बात। और अंतिम जो जे स्टेट्स सर, ये जे स्टेट्स इंटरैक्ट कर रही थी, ये जे स्टेट्स, अरे कहां गया, ये जे स्टेट्स इंटरैक्ट कर रही हैं। ये जो जे स्टेट्स है ना ये इंटरैक्ट कर रही हैं। कौन कौन सी इंटरैक्ट करेंगी? कौन सी जे स्टेट्स इंटरैक्ट कर सकती है? मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां जा रहा है, इस स्टेट से उठ के इस स्टेट में जा रहा है, यहां से उठ के इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, तो इनके बीच में जो डेल जे है ना वो केवल ±1 होना चाहिए। जो इंटरैक्टिंग जे स्टेट्स है ना उनके बीच जो डिफरेंस है जे लेवल्स का वो यूनिटी होना चाहिए। मान लीजिए इसे आप ऐसे समझिए, इसे आप ऐसे समझिए। मान लीजिए आपके पास तीन स्टेट है इस तरीके से। मान लीजिए J0 है, J1 है, J2 है, J3 है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर जीमन किसके बीच में लगेगा? यहां से इलेक्ट्रॉन पुश होके केवल यहां जा सकता है, यहां से इलेक्ट्रॉन पुश होके यहां नहीं जा सकता। ये सेकंड, ये क्या है? दिस लीड्स टू सेकंड ऑर्डर जीमन। ये नहीं, इट इज नॉट सेकंड ऑर्डर जीमन, दिस इज नॉट सेकंड ऑर्डर जीमन। ये सेकंड ऑर्डर जीमन नहीं है, नॉट सेकंड ऑर्डर जीमन, ये सेकंड ऑर्डर जीमन नहीं है। या फिर अगर इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा है तो इलेक्ट्रॉन उठ के यहां जा सकता है, इलेक्ट्रॉन उठ के यहां नहीं जा सकता। ये सेकंड ऑर्डर जीमन होगा, ये सेकंड ऑर्डर जीमन नहीं होगा। जो इंटरेक्टिंग स्टेट है ना सेकंड ऑर्डर जीमन इफेक्ट की वजह से या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जो स्टेट्स इंटरैक्ट करेंगी ना उनके बीच जो डेल जे गैप है ना वो ±1 का होना चाहिए। उनके बीच जे का जो अंतर है ना वो केवल ±1 का होना चाहिए। इसके अलावा जो भी स्टेट्स हैं J0 से J2 है या J1 से J3 है, ये इनके बीच में सेकंड ऑर्डर जीमन इफेक्ट नहीं लगता, इनके बीच सेकंड ऑर्डर जीमन कपलिंग नहीं होती। आया आपको समझ में? आपको मेरी बातें समझ में आई? तो आपको सारी कंडीशन समझ में आ गई होगी, एक बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसका केस लेते हैं, इसका केस स्टडी करते हैं। और वो जो केस है ना दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बेहतरीन बात है। मैंने आपको दोनों बात समझा दी, स्पिन डीजनरेसी क्या होती है और ऑर्बिटल डीजनरेसी क्या होती है, बहुत आसान सी बात थी, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। चलिए केस स्टडी करते हैं। केस स्टडी में सबसे जो कमाल का केस है जहां पर सेकंड ऑर्डर जीमन जहां पर सेकंड ऑर्डर जीमन लगता है ये लगेगा और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और टेम्परेचर डिपेंडेंट भी हो सकता है। ये कहां लगेगा? ये सभी उनमें लगेगा। कहां पर लगेगा? लैंथेनाइड्स में बहुत आसानी से लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, कतई कोई समस्या नहीं है।
कोई समस्या नहीं है, लगेगा लैंथेनाइड्स में बहुत आसानी से, सभी लैंथेनाइड आइंस में लगेगा। लेकिन ये जो पर्टिकुलर केस है ना, इस पर्टिकुलर केस में समैरियम और यूरोपियम के पर्टिकुलर केस में ये सेकंड ऑर्डर जीमेन, जिसे आप हर बार कहते हैं टेंपरेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म फिनोमिनन, इनके केस में ये टेंपरेचर इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और ये टेंपरेचर डिपेंडेंट भी हो सकता है। डिपेंड करता है टेंपरेचर पे, डिपेंड करता है टेंपरेचर पे। ये सेकंड ऑर्डर जीमेन इफेक्ट टेंपरेचर डिपेंडेंट भी हो सकता है इनके केस में, और टेंपरेचर इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। ये टेंपरेचर पे ही डिपेंड करता है। चलिए इसको समझते हैं हम, ये क्या खेल है, ये क्या खेल है। आपको याद होगा समैरियम और यूरोपियम इकलौते ऐसे हैं जहां पर मैंने डिस्कस किया था, अरे याद करो, मैंने डिस्कस किया था फर्स्ट ऑर्डर जीमेन इफेक्ट डिस्कस किया था इनके केस में, लैंथेनाइड के केस में। यहां पर क्या लगता है, यहां पर क्या लगता है, फर्स्ट ऑर्डर जीमेन स्पिन ऑर्बिट कपलिंग करके फर्स्ट ऑर्डर जीमेन लगता है इनमें। अरे सभी लैंथेनाइड्स में यही लगता है ना, लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स, इन सब में क्या लगता है, इन सब में फर्स्ट ऑर्डर जीमेन इफेक्ट लगता है, जहां से जे वैल्यू आती है। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग करके आप जे वैल्यू निकालते हैं और फिर जे वैल्यू से आप न्यू इफेक्टिव निकालते हैं J+1 वाले फॉर्मूले से। वही तो करते थे ना यार। लेकिन ये जो केस है, ये वाले जो केस है, ये खास थे क्योंकि इनमें ये वाली कंडीशन फॉलो होती है। और इन सब में, इनको छोड़ के इन सब लैंथेनाइड्स में, इन सब में डेल ई बहुत बड़ा होता है केवीटी से। यही होता था। अरे यही तो सब समझाया था यार मैंने, यार बोलो ना भाई, यही समझाया था मैंने। और मैंने बताया था कि जब इस तरह का गैप होगा, जब एनर्जी विथ दो एनर्जी लेवल्स के बीच का जो गैप है, जिसे आप डेल वी कहते हैं, ये जो एनर्जी विथ है, जब ये एनर्जी विथ कंपेरेबल हो जाए केवीटी के, तो फिर ऐसे में आप मैग्नेटिक मोमेंटा कैलकुलेशन इस फॉर्मूले से करते हैं। ये सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है यार, मैं इस पे समय नहीं लगाऊंगा। चलिए अब हम केस का जिक्र करते हैं, केस का खेला स्टार्ट करते हैं। मैंने सब कुछ लिख दिया सो दैट आपके लिए बहुत आसानी रहे। देखिए समैरियम और यूरोपियम 3+, अगर मैं इनकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इसका जिक्र करूं दोनों का, तो ये F5 टाइप का सिस्टम है और ये F6 टाइप का सिस्टम है। मैं दोनों बातें करूंगा आपके सामने, दोनों ही बातें करूंगा आपके सामने। मैं बताऊंगा कि इनमें फर्स्ट ऑर्डर जीमेन कब लगेगा, कब कंट्रीब्यूट करेगा, और सेकंड ऑर्डर जीमेन कब कंट्रीब्यूट करेगा, कब सेकंड ऑर्डर जीमेन टेंपरेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, कब टेंपरेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। बस इतनी सी अब बातें रह गई हैं, आप इतनी बातें और समझ लें इनके बारे में। किसी भी एग्जाम में अगर आपने इतना लिख दिया, किसी रिटन एग्जाम में यूपीएससी टाइप के, या फिर किसी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में, जैसे कि जो अभी स्टेट पब्लिक कमीशंस के हो रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वाले, मैं कह रहा हूं एकदम पढ़ने वाला पागल हो जाएगा उसको, इतना गजब का कॉन्सेप्ट, ये तो यार ये तो कमाल ही था। तो यही खेल है दोस्तों। चलिए अब मैं एक एक बात आपके सामने रखता हूं। दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपके सामने रख दी है। ये वो सिस्टम है जहां पर डेल ई जो होता है वो कंपेरेबल होता है केवीटी के। चलिए जिक्र करते हैं और ऐसा होने से होगा क्या, ऐसा होने से क्या होगा मैं भी बताता हूं आपको। देखिए ये क्या है, ग्राउंड स्टेट टर्म आप निकालना आपको आता होगा। अरे ग्राउंड स्टेट टर्म तो आप निकालना जानते हैं यार, मैं वो तो नहीं सिखाऊंगा जरूर। 7 5 6 7 1 2 3 4 5 6 5 सॉरी 5। ठीक है, तो यहां से आप L की वैल्यू निकाल देंगे। L की वैल्यू आप यहां से निकाल देंगे। L की वैल्यू आप कहां से कैसे निकालते हैं? L की वैल्यू मैं निकालता हूं L1 plus L2 दूसरा L1 plus L2 minus 1 और ऐसे से L1 minus L2 तक ऐसे ही करते हैं। ये कैसा है, ये जनरल केस है, लेकिन यहाँ पर तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लिए, तो फिर ऐसे में क्या करेंगे, आप तो सीधे ही जोड़ देना +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, तो आपको सीधे जोड़ के निकाल लेना। अरे ml वैल्यूज को सीधा जोड़ के l वैल्यू निकाल लेना यार, अब वो सब भी एक्सप्लेन करूंगा। और 5 अंक के इलेक्ट्रॉन है तो s की वैल्यू आ गई 5/2। तो इसी तरह से आप j की वैल्यूज निकाल लेंगे और j की वैल्यूज निकल के दरअसल ये आएंगी किसके लिए, समैरियम 3+ के लिए। ये हो गया खेल। ठीक इसी तरह से पैरेलल आप ग्राउंड स्टेट टर्म निकालेंगे। ग्राउंड स्टेट टर्म अब आप कैसे निकालेंगे, पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखेंगे। पहले आप ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखेंगे, फिर आप L की वैल्यू निकालेंगे, फिर आप S की वैल्यू निकालेंगे और फिर आप J की वैल्यू निकालेंगे। ये क्या है सर, ये L की वैल्यू है,
ये क्या है सर, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी है जो कि 2s+1 होता है। और ये वाला जो खेल है ये तो हम निकाल ही रहे ना यार, अबे ये तो निकाल ही रहे हो ना यार, यहाँ से यार ये 2 3 4 5 6 7 निकाल लिया, यहाँ से आप जी की वैल्यूज भी निकाल लेंगे, निकाल ली। ये क्या आ गया ग्राउंड स्टेट टर्म्स, और यहां से जे लगाने से ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल्स भी आ गए, सब कुछ आ गया, सब कुछ सारी स्टेट्स आ गई दोनों सिस्टम्स की। दोनों सिस्टम्स का सारा खेल आपके सामने आ गया है, दोनों सिस्टम का सारा खेल आपके सामने स्पष्ट है। और दोनों सिस्टम है क्या, F5 और F6 है, दोनों ही लेस देन हाफ फील्ड है। और अगर लेस देन हाफ फील्ड है तो फिर जो ग्राउंड स्टेट होगी वो कौन सी जे स्टेट होगी, लोएस्ट वैल्यू जे स्टेट, लोएस्ट वैल्यू जे। जो लोएस्ट वैल्यू जे है, इसमें लोएस्ट वैल्यू जे कौन सी है, इसमें लोएस्ट वैल्यू जे कौन सी है सर, ये रही, ये लोएस्ट वैल्यू जे है, लोएस्ट वैल्यू जे ये रही। और इसमें लोएस्ट वैल्यू जे कौन सी है सर, ये है, ये। तो ये क्या हो गई, ग्राउंड स्टेट आ गई, बहुत बढ़िया। दोनों के ग्राउंड स्टेट टर्म्स आपने निकाल लिए या निकाल के रख दिए, ये रखे हुए, ठीक है। ये क्या आ गया, ग्राउंड स्टेट है ये, और ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। ये गैप है दोनों के बीच का, 6h5/2 6h7/2 के बीच में जो गैप होता है, जो एनर्जी गैप होगा, ये जो एनर्जी गैप होगा, ये क्या है सर, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट। और ये जो होता है ना, ये काफी हाई होता है, कहां, लैंथेनाइड के केस में। क्यों, क्योंकि इनके जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा होते हैं, इनके जेड इफेक्टिव बेहद कमाल के हैं। न्यूक्लियर स्पिन मैग्नेटिक फील्ड बहुत कमाल की होती है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। अरे न्यूक्लियर ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैंने उसे बताया था, हमारा कॉन्सेप्ट बताया था कि न्यूक्लियस स्टेशनरी है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो उसको आप ऐसे ही मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, न्यूक्लियस उसके अराउंड चल रहा है। और जब न्यूक्लियस अराउंड चलेगा तो न्यूक्लियर ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो डिपेंड किस पे करेगी, किस पे डिपेंड करेगी, न्यूक्लियस पर चार्ज पर। और न्यूक्लियस पर चार्ज लैंथेनाइड के केस में तो बहुत ज्यादा ही होते हैं, तो जेड इफेक्टिव क्योंकि इनके बहुत ज्यादा है, तो फिर ऐसे में ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होगी और स्पिन ऑर्बिट कपलिंग भी जबरदस्त होगी, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यूज भी कमाल की होंगी। ऐसा होता है लैंथेनाइड्स में, समझ गया मेरी बात। लेकिन दरअसल इनके केस में क्या है, इनके केस में इन दोनों, ये दोनों अजूबे हैं, ये दोनों ही वो अजूबे, वो नमूने जिनके केस में चीजें उतनी गजब की नहीं है, जिनके केस में स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यूज बेहद कम है। ये देखिए इतनी है, इतनी, किसके, सवेरियम के केस में, और यूरोपियम के केस में इतनी है 230 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास। ये देखिए मैं ग्राउंड स्टेट बता रहा हूँ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बता रहा हूँ, एनर्जी गैप बता रहा हूँ। आ गया आपको समझ में, आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी, दोनों खेलों का खेल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। समेरियम के केस में जो एनर्जी गैप है वो कितना है, 7/2 लैम्डा। और जब आप इस वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पर आप 240 जैसे ही पुट करेंगे तो आपको कुछ ऐसा खेल मिलेगा, ठीक है। ये क्या है, ये एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप है फर्स्ट ग्राउंड स्टेट के बीच में और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बीच में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बीच में ये जो है, ये है 840 सेंटीमीटर। और अगर मैं रूम टेम्परेचर पे देखूं तो ये क्या है, ये थर्मल एनर्जी है, ठीक है, थर्मल एनर्जी। और ये थर्मल एनर्जी रूम टेम्परेचर पे कितनी होती है, 200 के आसपास अवेलेबल होती है, और ये गैप 800 के आसपास है। तो ऐसे में ये होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, थोड़े बहुत वो यहाँ पर भी होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ तो बहुत है, यहाँ तो ये तो पूरी भरी पड़ी है, इसमें तो पूरा एकदम जबरदस्त लबालब है, ये तो लबालब। लेकिन एक दो यहाँ पर भी होते हैं, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, क्योंकि ये गैप जो है ना, ये गैप बहुत ज्यादा नहीं है, इट इज नॉट वेरी मच लार्जर देन दिस केवीटी थर्मल एनर्जी। तो फिर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में इस स्टेट में भी थोड़ी सी पॉपुलेशन डेंसिटी होगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात, थोड़ी सी पॉपुलेशन डेंसिटी इस केस यहाँ पर भी होगी। तो अब क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर भी है, यहाँ पर ग्राउंड स्टेट भी ऑक्युपाइड है, ये भी ऑक्युपाइड है, अरे ये भी ऑक्युपाइड है और ये भी ऑक्युपाइड है, ये जे स्टेट भी ऑक्युपाइड है, ग्राउंड जे स्टेट भी ऑक्युपाइड है, और फर्स्ट एक्साइटेड जे स्टेट भी ऑक्युपाइड है। तो फिर ये भी कंट्रीब्यूट करेगी, फर्स्ट ऑर्डर जीवन में, और ये भी कंट्रीब्यूट करेगी फर्स्ट ऑर्डर जीवन में। दोनों स्टेट जो भी ऑक्युपाइड स्टेट होंगी ग्राउंड स्टेट में, अरे ग्राउंड लेवल पर रूम टेम्परेचर पे जितनी भी
स्टेट्स ऑक्युपाइड होंगी, थर्मली ऑक्युपाइड होंगी, क्योंकि ये गैप बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, थर्मल एनर्जी से बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही ज्यादा है। तो फिर ऐसे में ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड जे स्टेट तो ऑक्युपाइड होंगी और हाई एनर्जी भी ऑक्युपाइड होंगी, और ये ग्राउंड स्टेट भी फर्स्ट ऑर्डर रीजन में कंट्रीब्यूट करेगी और ये एक्साइटेड स्टेट भी कंट्रीब्यूट करेगी एज पर इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी। आया आपको समझ में? ठीक ऐसा ही खेल इसके केस में भी होगा, लेकिन यहाँ तो कमाल ही हो जाएगा। यहाँ कमाल क्या हो जाएगा? यहाँ कमाल तो ये हो जाएगा, देखिए अगर इसकी चर्चा करूं तो ये क्या है 6h5/2, 6h7/2, 6h9/2, और अगर यहाँ चर्चा करें दोस्तों तो यहाँ तो चर्चा बहुत ही गजब है। यहाँ तो चर्चा है F0, 7F1, 7F2, 7F3, 7F4। तो यहाँ कमाल तो ये कि ये जो गैप है ना, ये लैम्डा के बराबर है, ये गैप 2 लैम्डा के बराबर है, ये 3 लैम्डा है, और इस तरह से सो ऑन। और ऐसे में ये भी ऑक्युपाइड, ये तो है ही, तो ग्राउंड स्टेट ये तो ऑक्युपाइड है, ये भी ऑक्युपाइड हो जाएगी। इसमें भी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, इसमें भी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, और इसमें भी होंगे। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट तक ऑक्युपाइड होंगी, ये सारी ऑक्युपाइड होंगी, और जितनी ऑक्युपाइड होंगी उनके पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से। अब देखिए ये वाली जो है ना, इसके लिए अगर जे की वैल्यू देखें तो 0 है, और अगर जे की वैल्यू 0 है तो फिर फर्स्ट ऑर्डर जीवन फार्मूला लगाइए, j+1। तो फिर इसकी तो जे वैल्यू 0 है, तो इसका तो फर्स्ट ऑर्डर जीवन कंट्रीब्यूशन 0 है, फर्स्ट ऑर्डर जीवन कंट्रीब्यूशन 0 कंट्रीब्यूशन नहीं है, ना के बराबर है, क्योंकि जे वैल्यू 0 है। तो यहां से ये वाले जो है ना, ये वाली स्टेट्स जो हाई स्टेट्स है, हाई एनर्जी स्टेट्स है, एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, दरअसल ये अपनी पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर जीवन कंट्रीब्यूशन करेगी। आया आपको समझ में? यहाँ पर ये तो ऑक्युपाइड है, ये भी थोड़ी सी ऑक्युपाइड है, ये भी थोड़ी सी ऑक्युपाइड है, और ऐसे में ये सब अपनी पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से ये भी करेगी, क्योंकि यहाँ पर जे 0 नहीं है, इट इज नॉट 0, तो ये ग्राउंड स्टेट भी कंट्रीब्यूट करेगी, एक्साइटेड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट सब कंट्रीब्यूट करेगी। और जब सबका कंट्रीब्यूशन लेते हैं, उसी से तो ये फॉर्मूला निकल के आया था यार, x/y वाला, उसी से आप कैलकुलेट करते हैं। तो यहां से आपको ये समझ में आया, यहां से आपको ये समझ में आया, यहां से आपको ये समझ में आया कि केवल ग्राउंड स्टेट पॉपुलेटेड नहीं होती, एक्साइटेड स्टेट भी पॉपुलेटेड होती है, क्योंकि इनमें स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू बेहद कम होती है, जो कि कंपेरेबल होती है, या फिर थोड़ी सी ही ज्यादा होती है थर्मल एनर्जी से, थोड़ी सी ही ज्यादा होती है थर्मल एनर्जी से, थोड़ी सी ही ज्यादा है, ये तो थोड़ी सी ही ज्यादा है। अरे 200, 250 और 800 क्या ही ज्यादा फर्क है यार। आया आपको समझ में? यहाँ पर अगर बात करें तो ये तो सारे ही पॉपुलेटेड हैं, क्योंकि यहाँ पर तो गैप बेहद ही कम है, लैम्डा के गैप है, यहाँ पे फिर भी 7/2 लैम्डा है, जो कि 840 सेंटीमीटर इनवर्स है। यहाँ तो पहली स्टेट और लास्ट स्टेट में अंतर जो है ये लैम्डा का ही है, ये तो खुद ही 230 का है, और थर्मल एनर्जी 200 है भैया, ये तो गैप बेहद कम है। तो फिर एक्साइटेड स्टेट तो बहुत आसानी से पॉपुलेट हो जाएंगी यूरोपियन के केस में। चलिए बहुत बढ़िया, फर्स्ट ऑर्डर जीवन देंगे, बिल्कुल देंगे। अगर ये पॉपुलेटेड है तो ये भी देगी, ये पॉपुलेटेड है तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर जीवन देगी, ये भी फर्स्ट ऑर्डर देगी, ये भी फर्स्ट ऑर्डर जीवन देगी, सारी देंगी एज पर देयर पॉपुलेशन डेंसिटी। यहां पर अगर चर्चा करें यूरोपियन के केस में, तो ये भी ऑक्युपाइड है, J0 ऑक्युपाइड है, 1 है, 2 है, 3 तक ऑक्युपाइड है, और ये भी फर्स्ट ऑर्डर देंगे, ये इस फार्मूले से। और जब आप कैलकुलेट करते हैं तो फिर इस फार्मूले से जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये निकल के ये आता है 300 केल्विन पर इतना, और जो ऑब्जर्व होता है वो इतना है, क्लोजली मैच कर जाता है, जबरदस्त मैच करता है। इसका मतलब ग्राउंड स्टेट के साथ साथ एक्साइटेड स्टेट भी पॉपुलेटेड है, क्योंकि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग बेहद कम है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट बेहद कम है, एक्साइटेड स्टेट भी थर्मली पॉपुलेटेड है, एंड एज पर देयर पॉपुलेशन डेंसिटी वो एक्साइटेड स्टेट भी फर्स्ट ऑर्डर जीवन में कंट्रीब्यूट करती है, जिससे ये वाला फॉर्मूला निकल के आता है। और जब इसमें आप वैल्यूज पुट करते हैं तो फिर जो मैग्नेटिक मोमेंटा आप निकाल के लाते हैं वो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व से बेहद मेल खा जाता है, बेहद करीब आता है। आगे आपको समझ में, इससे आपको क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट बेहद कम होते हैं, और थर्मली एक्साइटेड स्टेट्स जो होती है ना वो भी फर्स्ट ऑर्डर जीवन कंट्रीब्यूशन करती हैं, समैरियम और यूरोपियन के केस में। हाँ, यूरोपियन के केस में जो ग्राउंड स्टेट है ना, ग्राउंड स्टेट J0 वो फर्स्ट ऑर्डर जीवन में कंट्रीब्यूट नहीं करती। ये कैसे पता चलेगा? अब ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा लो टेंपरेचर पे।
बिल्कुल लो टेम्परेचर में। ये देखिए सभी स्टेट्स, क्योंकि ये भी है, ये भी जे नॉट इक्वल टू 0 है, और ये तो सब, ये सब अपनी पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर जीवन में कंट्रीब्यूट करेंगी। ये सब अपनी पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर जीवन में कंट्रीब्यूट करेंगी, लेकिन ग्राउंड स्टेट क्योंकि जे इक्वल टू 0 है, फर्स्ट ऑर्डर जीवन में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। आगे आपको समझ में। अब चलते हैं आगे, अब लो टेम्परेचर का खेल देखते हैं। लो टेम्परेचर, अभी मैंने सेकंड ऑर्डर जीवन की बात नहीं की है, अभी सेकंड ऑर्डर जीवन पे नहीं पहुंचा हूं, अभी और सुनिए आप, इसमें इसका खेल बहुत निराला है। एट वेरी लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर पे क्या होगा, एट वेरी लो टेम्परेचर, जब वेरी लो टेम्परेचर होगा तो केवीटी की वैल्यू बहुत कम होगी, बहुत कम होगी, ये वैल्यू तो बेहद कम होगी, ना के बराबर होगी, बहुत छोटी वैल्यू होगी केवीटी, केवीटी बहुत छोटी वैल्यू होगी। और अगर ये वैल्यू बहुत कम है तो फिर ऐसे में एक केस बनता है। क्या केस बनता है, केस बनता है कि अब यहां पर वैल्यू ज्यादा हो जाए, बेहद ज्यादा हो जाए। जैसे मान लीजिए इसके केस में अपना कितना था मामला, ये मामला कितना था 840 के आसपास था, और यहाँ पर ये मामला कितना था, ये मामला 230 था। ऐसा ही था, ऐसा ही तो था यार, ऐसा ही था, समझ गए आप मेरी बात। तो ये 840 सेंटीमीटर इनवर्स है, और अगर आप केवीटी जब आप देख रहे थे वो रूम टेम्परेचर पे केवीटी आप देख रहे थे, लेकिन अगर टेम्परेचर बेहद कम कर दिया जाए और केवीटी बहुत कम हो जाए, मतलब ये 10 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास हो जाए, तो फिर ऐसे में 10 या 5 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास हो जाए, तो फिर ऐसे में ये जो डेल ई है ये बहुत बड़ा हो जाएगा केवीटी से। और ऐसे में केवल ये वाली जो स्टेट है ना, केवल ग्राउंड स्टेट, केवल यही ऑक्युपाइड होंगी। ये भी आप बहुत कम कर दीजिए, 2 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास इसको ले आइए, टेम्परेचर इतना कम कर दीजिए कि थर्मल एनर्जी बहुत कम हो जाए, इतने के आसपास कहीं हो जाए, तो फिर ऐसे में ये नेग्लिजिबल है 230 के कंपैरिजन में। और ऐसे में भैया फिर क्या होगा, फिर तो कमाल हो जाएगा, फिर कमाल हो जाएगा, फिर तो कमाल हो जाएगा। फिर तो केवल क्या होगा, केवल ग्राउंड जे स्टेट ही ऑक्युपाइड होंगी, केवल ग्राउंड जे स्टेट ऑक्युपाइड होंगी, और केवल ग्राउंड जे स्टेट ऑक्युपाइड होंगी, तो फिर केवल ग्राउंड जे स्टेट से फर्स्ट ऑर्डर जीवन आएगा, केवल ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट ऑर्डर जीवन आएगा। और आप ये वाला फॉर्मूला यूज करिए, ग्राउंड स्टेट, केवल ग्राउंड स्टेट ही ऑक्युपाइड है, 5/2 वाली ही ऑक्युपाइड है, उससे अगर आप जी वैल्यू निकालेंगे और इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये इतनी आती है, इतनी आती है। कब, बहुत कम टेम्परेचर पे, जहां पर केवल ग्राउंड स्टेट ऑक्युपाइड है, केवल जहां ग्राउंड स्टेट ऑक्युपाइड है। आया आपको समझ में, इतनी आती है। ये आपको समझ में आ गया कि क्योंकि यहाँ पर क्या है, जे वैल्यू जो है वो 5/2 है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर ऐसे में तो यहाँ पर तो फर्स्ट ऑर्डर जीवन कंट्रीब्यूशन होंगे ग्राउंड स्टेट के। और जब आप इस वैल्यू इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे तो इतनी ये वैल्यू आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ चले जाएं, बहुत कम टेम्परेचर पे यहाँ चले जाएं, तो फिर क्या होगा, केवल नीचे वाली जे इक्वल टू 0 ऑक्युपाइड होगी, केवल यही ऑक्युपाइड है। और अगर ये ऑक्युपाइड है, जे 0 है, तो फिर फर्स्ट ऑर्डर जीवन कंट्रीब्यूशन तो हो ही नहीं सकते, नहीं हो पाएंगे। कैसे होंगे, नहीं हो सकते। लेकिन अब दोस्तों, अब कमाल की बात यहाँ पर यहीं से दरअसल आता है सेकंड ऑर्डर जीवन का खेल। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपने ये वाली वैल्यू तो पुट कर दी, ये वाली वैल्यू तो आपने यहाँ पर जे 5/2 है, आपने ये पुट करके देख लिया, आपने ये निकाल के देख लिया, आपको मजा आ गया, अरे यार आ रहा है इसके पास कुछ मैग्नेटिज्म है, ये तो कैलकुलेशन में भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर अपन कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन तो 0 आ रहा है, क्योंकि जे की वैल्यू तो 0 है। तो फिर हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे कि सभी इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब पेयर्ड है, इसका मतलब सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक है। अरे अगर मैग्नेटिक मोमेंट का 0 आएगा, अगर J 0 है, और अगर आप उस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, तो ये इफेक्टिव तो 0 आ जाएगा ना यार, एट वेरी लो। तो हमें क्या लगेगा, हमें ये लगेगा कि इसमें तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ये तो डायमैग्नेटिक होना चाहिए, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट तो 0 है। लेकिन एक्चुअल में इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं है, अभी इसके पास एक रेसिडुअल स्मॉल पैरामैग्नेटिज्म है, और वो दरअसल इस J स्टेट, ये वाली जो J 0 है ना, इस J 0, क्योंकि अब पूरी तरह से यही ऑक्युपाइड है, पूरी तरह से यही ऑक्युपाइड है, ये भरी हुई है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसमें कोई इस J1 लेवल में, 7F1 लेवल में कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, बहुत लो टेम्परेचर है, केवल ये ग्राउंड स्टेट ही ऑक्युपाइड है। तो फिर होना ये चाहिए था कि ये डायमैग्नेटिक होता, क्योंकि J वैल्यू 0 है, मैग्नेटिक मोमेंट का 0 आएगा। लेकिन दोस्तों, अब भी स्मॉल रेसिडुअल पैरामैग्नेटिज्म है,
उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है सेकंड ऑर्डर जीमेन। कैसे होगा ये? कैसे होगा? फिर से जैसे आप इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड दरअसल उठ के, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड दरअसल उठ के यहां चला जाएगा, क्योंकि इनके बीच में डेल जे क्या है, ये दोनों स्टेट इंटरेक्ट कर सकती है, क्योंकि इंटरेक्ट करने के लिए आपको जो डिफरेंस चाहिए जे स्टेट्स में वो यूनिटी का होना चाहिए, और इनके बीच यूनिटी का गैप है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्लाउड उठ के यहां चला जाएगा, इन दोनों के बीच कपलिंग होगी, और ये वाली जो स्टेट है, ये वाली जो स्टेट है, ये J=1 जो स्टेट है, ये कंट्रीब्यूट करती है, ये ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशंस में पार्टिसिपेट करती है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन के कैपेबल है, इसलिए बहुत आसानी से ये आपस में सेकंड ऑर्डर जीमेन कपलिंग कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे, बहुत बेहद आसानी से कर लेंगे। आया आपको समझ में? तो फिर लो टेम्परेचर, बिल्कुल लो टेम्परेचर पर केवल ग्राउंड स्टेट ऑक्युपाइड है, और जैसे आप इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ग्राउंड स्टेट से J0 से J1 में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली जाएगी, दोनों के बीच कपलिंग होगी, सेकंड ऑर्डर जीमेन इफेक्ट होंगे, और ये जो J1 है ये भी कंट्रीब्यूट करेगी किसमें? पैरामैग्नेटिज्म में, थ्रू सेकंड ऑर्डर जीमेन इफेक्ट। आया आपको समझ में? और कमाल की बात ये तो अपने को है ही, ये तो है ही, जब टेम्परेचर बेहद कम होगा, बेहद लो होगा, तो फिर गैप तो बहुत ज्यादा होंगे, जबरदस्त ज्यादा होंगे, और यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में ये जो पॉपुलेशन है, एक्साइटेड स्टेट में जो पॉपुलेशन है वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो गैप है ये बहुत ज्यादा है, और थर्मल एनर्जी इस स्टेट को पॉपुलेट नहीं कर सकती। कौन पॉपुलेट कर सकती है? केवल एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। और ऐसे में ये जो कपलिंग होगी, जो इलेक्ट्रॉन की पुशिंग होगी, वो केवल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ही करवाएगी, और ऐसे में इसी को आप टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट की जो पॉपुलेशन है ना वो थर्मली कंट्रोल्ड नहीं है, थर्मल एनर्जी तो इतनी है ही नहीं कि वो नीचे से ऊपर भेज दे इलेक्ट्रॉन को, तो केवल एक्साइट केवल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ही कर सकती है इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, केवल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ही भेज सकती है, उसकी स्ट्रेंथ चेंज करके ही हम इलेक्ट्रॉन को पुश कर सकते हैं। तो फिर ऐसे में इसकी एक्साइटेड स्टेट की जो थर्मल पॉपुलेशन है ना वो केवल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, थर्मल एनर्जी पे नहीं डिपेंड करती एट लो टेम्परेचर। और ऐसे में जो सेकंड ऑर्डर जीमेन आते हैं ना वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, वो टेम्परेचर सेकंड। अब ये जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म होगा, ये जो सेकंड ऑर्डर जीमेन आएगा ना लो टेम्परेचर पे, जहां पर एक्साइटेड स्टेट थर्मली बिल्कुल पॉपुलेटेड नहीं है, केवल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से पॉपुलेटेड हुई है, ऐसे में जो मैग्नेटिज्म आता है सेकंड ऑर्डर जीमेन इफेक्ट से, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म लाता है। आया आपको समझ में? रूम टेम्परेचर पे कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा इसकी भी बात कर लें क्या? ओहो इसकी भी तो बात कर लें, इसकी भी बात कर लेते हैं। कोई नहीं, इसकी तो बात हो ही गई, इसका जिक्र तो हो ही गया था। अब रूम टेम्परेचर का खेल है, चलिए रूम टेम्परेचर से स्टार्ट करते हैं। जैसे आप रूम टेम्परेचर पे आते हैं, अब मैं सेकंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, इससे पहले मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा था। रूम टेम्परेचर पे हम जिक्र कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर का, मैं सेकंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ रूम टेम्परेचर पे क्या होगा। इससे पहले हमने 0 केल्विन पर सेकंड ऑर्डर की बात की। आया आपको समझ में? और फर्स्ट ऑर्डर की भी बात कर ली और सेकंड ऑर्डर की भी बात कर ली। आया आपको समझ में? अरे आपको समझ में आया कि इसके केस में क्या होगा 0 पर, इसके केस में 0 पर क्या होगा, इसके केस में 0 पर तो जो ग्राउंड लेवल है वो J5/2 है, तो वहां से क्या होगा, वहां से क्या होगा, वहां से सिंपल ये होगा फर्स्ट ऑर्डर जीमेन तो मिलेगा ही, फर्स्ट ऑर्डर जीमेन तो मिलेगा ही, और साथ में जो 7/2 है वो थर्मली पॉपुलेटेड नहीं होगी, और थर्मली पॉपुलेटेड नहीं होगी। देखिए इसके केस में बता देता हूं, इसके केस में बता देता हूं, इसके केस अच्छा ये दिखाई हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, अरे ये लिखा हुआ है, अबे ये लिखा हुआ है लो टेम्परेचर पे लिखा हुआ है यार, एट लो, ये लो ही है, एट लो टेम्परेचर क्या होगा, कपलिंग हो सकती है ग्राउंड स्टेट की एक्साइटेड स्टेट के साथ, जो कि अभी ये एक्साइटेड स्टेट थर्मली पॉपुलेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बेहद कम है, तो ये वाला खेल चल रहा है, तो ये एक्साइटेड स्टेट थर्मली पॉपुलेटेड नहीं है, इसकी जो पॉपुलेशन है वो केवल किससे कंट्रोल्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ से। तो फिर ऐसे में इन दोनों के बीच जो कपलिंग होती है जिससे पैरामैग्नेटिज्म आता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। इन दोनों की जब कपलिंग होती है तो उसे आप सेकंड ऑर्डर जीमेन बोलते हैं, और उससे जो पैरामैग्नेटिज्म आता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इस स्टेट में जो थर्मल, इस स्टेट में जो पॉपुलेशन है, इस स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक पॉपुलेशन है वो थर्मली कंट्रोल्ड नहीं है, वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ से कंट्रोल्ड है। आया आपको समझ में? यहां पर चलिए अब चर्चा करते हैं, इसकी बात करते हैं। रूम टेम्परेचर की अगर बात करें तो रूम टेम्परेचर में भैया सारे ही ऑक्युपाइड होंगे, J0 भी होगा, 1 2 3 सब ऑक्युपाइड होंगे, थर्मली कंट्रोल होगी,
सभी स्टेट्स की जो पॉपुलेशन है वो थर्मली कंट्रोल होगी। जैसे जैसे आप टेंपरेचर बढ़ाएंगे एक्साइटेड स्टेट्स में पॉपुलेशन होंगे अब बदल जाएंगी, बिल्कुल बदलेंगी। और ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या होगा इसकी बात करते हैं। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में सेकंड ऑर्डर जीवन कपलिंग, मान लीजिए J1 स्टेट है, J1 स्टेट है, J0 है, ये J0 है, J1 है, J2 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे तो ये ऑक्यूपाइड होंगे, यहाँ पर टू होंगे, टू मॉलिक्यूल होंगे। और अगर रूम टेम्परेचर पे यहाँ पर खूब मॉलिक्यूल होंगे, जबरदस्त मॉलिक्यूल, खूब लबालब भरी होगी, तो फिर ये इसके साथ भी कपल कर सकती है और इसके साथ भी कपल कर सकती है। ऊपर वाले के साथ भी जीमेन इफेक्ट सेकंड ऑर्डर जीमेन दिखाएगी, नीचे वाले के साथ भी सेकंड ऑर्डर जीमेन दिखाएगी। और ऐसे में ये वाला जो है ना, इसकी कितनी जबरदस्त कपलिंग होगी वो दरअसल इसके पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है, और वो जो पॉपुलेशन है वो थर्मली कंट्रोल्ड है। और ऐसे में ये जो सेकंड ऑर्डर जीमेन आएगा ना, ये टेंपरेचर डिपेंडेंट होगा। होप आपको समझ में आया होगा, कमाल की बातें बता दी मैंने। यहाँ अगर आप बात करेंगे तो ये इसमें भी जबरदस्त लबालब भरा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खूब थर्मली कंट्रोल्ड है। तो अरे ये गैप तो अब केवीटी की वैल्यू बढ़ गई है ना यार, और ये कंपेरेबल हो गया ना भाई डेल ई के। तो फिर ऐसे में यहाँ पर इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी टेंपरेचर पे डिपेंड करती है। और फिर ये जो स्टेट है ये नीचे वाले के साथ भी और ऊपर वाले के साथ, दोनों के साथ सेकंड ऑर्डर जीमेन कपलिंग कर सकता है। और क्योंकि अभी ये पॉपुलेशन डेंसिटी टेंपरेचर डिपेंडेंट है, तो अब जो सेकंड ऑर्डर जीमेन इफेक्ट की वजह से पैरामैग्नेटिज्म आएगा वो टेंपरेचर डिपेंडेंट होगा। बस बात समाप्त हो गई, बात समाप्त हो गई, बात समाप्त। अबे सारे यही बजा ले, मतलब मूर्ख लोगों की भारत में कमी नहीं है, पता नहीं साले क्यों ही बजाते, क्या ही है, इनको क्या लफड़ा है यार। चलिए आपको समझ में आया, और मेरी क्लास में तो पक्का ही आते हैं ऐसे दो चार पगलैट। चलिए दोस्तों, बेहतरीन बातें मैंने आपके सामने रख दी पूरी सिलसिलेवार तरीके से, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए D6 लो स्पिन का आपको खेल समझ में आएगा होगा। इसका मैंने खेल आपके सामने कर ही दिया। ग्राउंड स्टेट क्या है, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट क्या है, T1G। ये क्या है सर, डायमैग्नेटिक स्पिन ऑर्बिट कपलिंग नहीं करेगी। और ये वाली क्या है, इनके साथ दरअसल इनके एक्सप्रेशंस भी होते हैं। अगर मैं इसका TIP लिखूंगा ना, तो इसकी जो ग्राउंड स्टेट है ए टर्म के लिए TIP का भी एक्सप्रेशन होता है। खैर वो आपके काम का नहीं है, अगर आप चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, लेकिन वो आपके काम का नहीं, इसलिए मैंने लिखवाया नहीं है। और क्योंकि ये वाली जो स्टेट है एक्साइटेड स्टेट, दिस इज एक्साइटेड स्टेट, ये ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन के लिए कैपेबल है। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में सेकंड ऑर्डर जीमेन देती है, और यहीं से स्मॉल रेसिडुअल पैरामैग्नेटिज्म सिस्टम को मिलता है, स्मॉल रेसिडुअल पैरामैग्नेटिज्म। आ गया आपको समझ में, ज्यादा और कुछ खेलना नहीं था इसमें, बस इतना ही खेल था। चलिए दोस्तों, मैग्नेटिज्म की बातें खत्म हुई, अब अपन चर्चा करेंगे अगली क्लास में। मैं एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा जिसका नाम है काइनेटिक वर्सेस थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक वर्सेस थर्मोडायनेमिक कंट्रोल, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी या कंट्रोल, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल, ये अपन सीखेंगे। इसका कॉन्सेप्ट अपन सीखेंगे, मैंने एक सवाल ऐसा दिया हुआ है तो उसी को मैं करवाऊंगा और उसी के बेसिस पर मैं आपको ये वाले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक बेहतरीन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने मेरी मैग्नेटिज्म वाली वीडियोस नहीं देखी है, वो आपको मैग्नेटिज्म वाली वीडियोस मैं आपको लिंक दे दूंगा, आपको दिख जाएंगी मैग्नेटिज्म वाली दोनों वीडियोस दिख जाएंगी, दोनों दिख जाएंगी, इधर भी दिखेंगी, इधर भी दिखेंगी। सो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ, किसी बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। शेयर करिएगा इसे, शेयर प्लीज, शेयर इट।